हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो है BEE का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग बैटरी चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो बैटरी चैप्टर में हम लोग पिछले लेक्चर में सेलों का जो है श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ चुके थे, जो इस तरीके का था। सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन, इसमें हम लोग यहाँ फॉर्मूले तक पढ़ चुके थे। तो आज के लेक्चर सीरीज में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। देखिए दोस्तों, श्रेणीक्रम संयोजन में ही एक दो स्थितियां होती हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं कि किन बैटरियों को जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए और किन बैटरियों को श्रेणी क्रम में नहीं संयोजित करना चाहिए। अर्थात किन बैटरियों को श्रेणी क्रम संयोजन करने पर हमको लाभ होगा और किन बैटरियों को श्रेणी क्रम संयोजन से हमको हानि होगा। ये इन दो स्थितियों से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ श्रेणी क्रम में बैटरियों सेलों के संयोजन का कब लाभ होगा और कब हानि होगा। पहला स्थिति दिया हुआ है आई, चूँकि आई बराबर होता है NE/R प्लस NR होता है, ये हम लोग जानते हैं। इस फॉर्मूले में यदि R इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये सर्किट के रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा हो, मोर ग्रेटर देन, देख सकते हैं कितनी बार ग्रेटर देन लगा हुआ है। तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, R जो है ये R ये कैपिटल R की तुलना में बहुत बड़ा होगा। तो इस फॉर्मूले में जो है ये कैपिटल R को छोड़ देंगे, हम लोग नगण्य मान लेंगे, जीरो हो जाएगा, क्योंकि R ही ये स्मॉल r बहुत बड़ा है तो NR का मान जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम इस R को छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, छोड़ने पर फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। तो I इक्वल टू क्या होगा, NE/NR हो जाएगा, क्योंकि ये भाग हट गया है तो ये इतना बचेगा। इसमें n को n से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वैल्यू E/R, जो क्या है, केवल एक सेल की धारा के बराबर है। ये पहली स्थिति हो गई जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है, तो हमको एक सेल की धारा के बराबर धारा मिल रही है। देखते हैं अगला स्थिति क्या है, तब दोनों स्थितियों का हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि किस में हमको फ़ायदा होता है और किस में नुकसान होता है। देखिए, दूसरी स्थिति है जब NR, ये स्मॉल NR है, ये अब की बार जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ I बराबर NE/R प्लस NR होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। तो अब की बार ये वाला भाग हट जाएगा, NR स्मॉल NR जो है हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I बराबर NE/R हो जाएगा। ऐसी स्थिति में धारा एक सेल की धारा से कितनी होती है, n गुनी प्राप्त होती है। पहली स्थिति में क्या था, एक सेल के बराबर प्राप्त हो रहा था, और अब की बार क्या प्राप्त हो रहा है, एक सेल की n गुनी प्राप्त हो रही है। देखिए ये वाला भाग केवल, इसको अगर n को इग्नोर कर दिया जाए, E/R समझा जाए यहाँ पर, तो केवल एक सेल की धारा थी, जबकि इसमें n का गुणा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर जिन बैटरियों के इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं उनसे हमको धारा बहुत अधिक मिलती है। कब, श्रेणी क्रम संयोजन में। इस तरीके से निष्कर्ष क्या निकलता है इन दोनों स्थितियों से, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, उपरोक्त दोनों स्थितियों से के अध्ययन से पता चलता है कि उन सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी होता है जिनका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। और दूसरी क्या है, सेलों को श्रेणी क्रम में तब संयोजित किया जाता है जब हमें उच्च वोल्टता की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रेणी क्रम में तुल्य वोल्टता जुड़ती है जबकि कुल धारा एक सेल की धारा के बराबर रहती है। इन दोनों स्थितियों का ये निष्कर्ष है। इसमें स्थिति फर्स्ट, ये निष्कर्ष और ये निष्कर्ष बहुत ही उपयोगी हैं। इस निष्कर्ष का हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने करते हैं, और इसका उपयोग जब बैटरी बनती है तो उस समय किया जाता है। तो इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि उपरोक्त दोनों स्थितियों के अध्ययन से पता चलता है कि उन सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी होता है जिनका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। कम होने से क्या होता है, ये स्थिति 2 में दिखाया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम था, क्या हो रहा था, तब धारा हमको n गुनी मिल रही थी। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि जब आंतरिक प्रतिरोध जो है बहुत कम होगा तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमको n गुनी धारा मिलेगी। और ये दूसरे निष्कर्ष का क्या फ़ायदा है,
कहाँ उपयोग होता है, ये सीधे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो है हम बैटरियों को श्रेणी क्रम में क्यों संयोजित करते हैं। तो इसका उत्तर ये निष्कर्ष 2 में मिलता है कि श्रेणी क्रम में तब संयोजित किया जाता है जब हमें उच्च वोल्टता की आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर्स में जो है, जैसे पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर था सरल परिपथ, उसमें हम लोग रेजिस्टेंस का जो है श्रेणी क्रम संयोजन देखे थे, और फिर तीसरे चैप्टर हम लोग कैपेसिटर का श्रेणी क्रम संयोजन देखे, समांतर क्रम संयोजन देखे थे। अब जो है चौथे चैप्टर हम लोग सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन देख रहे हैं। तो यहाँ पर समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन सबके लिए लगभग एक जैसा ही होता है। तो जैसे कैपेसिटर हम लोग समांतर क्रम में क्या देखे थे कि पहले कैपेसिटर के सभी पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ जुड़े हुए थे और सभी निगेटिव प्लेट्स जो है एक साथ जुड़े हुए थे। इसी प्रकार सेलों के समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जितने भी सेल होंगे सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जुड़ेंगे और निगेटिव टर्मिनल एक साथ जुड़ेंगे, और इससे जो अरेंजमेंट प्राप्त होगा वह जो है सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो देखते हैं, ये थ्योरी है हमारा, इसको पढ़ के देखते हैं, इसमें यही बात लिखी हुई है। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, यदि सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल को एक साथ तथा ऋणात्मक टर्मिनल को एक साथ संयोजित करने पर जो व्यवस्था बनती है उसे सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त बैटरी द्वारा उच्च विसर्जन धारा प्राप्त होती है तथा इस प्रकार के संयोजन से प्राप्त बैटरी की धारिता पृथक पृथक सेलों की धारिता के योग के बराबर होती है, जबकि बैटरी की वोल्टता एक सेल की वोल्टता के बराबर होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतना थ्योरी लिखा हुआ, इसमें बहुत सी बातें लिखी हुई हैं कि समांतर क्रम में जब हम बैटरियों को संयोजित करते हैं तो हमको जो है वोल्टेज तो एक ही बैटरी के वोल्टेज के बराबर मिलता है, जबकि धारा जो है सभी बैटरियों की अलग अलग धाराओं के योग के बराबर मिलता है, और कैपेसिटी भी, जो उनकी कैपेसिटी होती है बैटरियों की धारिता, वो भी अलग अलग सेलों की धारिता के योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ धारिता जो है अलग अलग बैटरियों के धारिता के योग के बराबर होता है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में जस्ट इसका विपरीत होता है। वहाँ पर जो है धारिता जो है, भले हम लोग n बैटरियों को संयोजित कर दें, सबकी धारिता अलग अलग तो जितनी रहेगी उतनी अलग अलग तो है, लेकिन जब उनको टोटल जोड़ दिया जाएगा तब भी उनकी धारिता एक सेल की धारिता के बराबर ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज अधिक मिलता है हमको, करंट जो है वोल्टेज अधिक मिलता है, धारिता जो है एक बैटरी के बराबर ही रहती है, जबकि यहाँ पर जो है धारा अधिक मिलती है, धारिता भी अधिक मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग n सेलों को जब समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो उसका फॉर्मूला कैसा प्राप्त होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है, देख सकते हैं। यदि n सेलों को, ये n है, n सेल जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R हो, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा एक कैपिटल R ओम वाले परिपथ में I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है, जिसमें सभी बैटरियों का जो विद्युत वाहक बल है वो E है। देखिए E, इसी प्रकार n बैटरी जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये इसका जो है पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, निगेटिव, ये निगेटिव, निगेटिव। तो इसके थ्योरी में ही हम लोग जान चुके हैं कि जो है समांतर क्रम संयोजन किस तरीके से होता है। यदि सभी बैटरियों के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जुड़ा हुआ है और निगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दें तो यह अरेंजमेंट हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R जो है इस पूरे व्यवस्था के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो इसमें कितनी धारा हमको मिलेगी, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों,
देखिए सभी आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, बैटरियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं तो ये आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में ही जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है कुल प्रतिरोध का 1/r, क्योंकि सभी R ही हैं, सब बैटरियों के आंतरिक प्रतिरोध R के बराबर है। तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r ऐसे ही n तक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंतरिक प्रतिरोध का योग कितना आ जाएगा R/n ओम, इतना आ जाएगा। अभी केवल यहाँ तक आया है, यहाँ तक जो केवल आंतरिक प्रतिरोध है, अभी ये छूटा हुआ है। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा देखिए क्या हो जाएगा। देखिए जब R को हम लोग ऐड कर देंगे, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था ये वाला, इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल परिपथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस स्मॉल r/n ओम। इसको सॉल्व, अब इतना हमारा टोटल रेजिस्टेंस प्राप्त हो गया। और परिपथ में धारा, अब जो इसमें करंट फ्लो होगी, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलती है, यहाँ से भी, तो इसमें टोटल जो करंट फ्लो होगी उसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो परिपथ में धारा क्या होगा कुल प्रभावी वोल्टेज वोल्टता परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है, ये ओम का नियम जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे, V बराबर IR, वही है। तो I बराबर हो जाएगा प्रभावी वोल्टेज समांतर क्रम संयोजन में एक बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही होता है, एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इसको E लिखेंगे। इसके बाद हमारा प्रभावी रेजिस्टेंस कितना है टोटल यहाँ है, इसको यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए LCM इसका लेंगे तो N आ जाएगा, फिर इसको N का यहाँ गुणा हो जाएगा। भिन्न का जोड़ आप लोग जानते होंगे कैसा होता है, उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो है अब इस N को ऊपर कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो NE/NR प्लस R, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया है। समांतर क्रम संयोजन में बाह्य परिपथ को जो धारा डिलीवर की जाती है उसका I बराबर NE/NR प्लस R एम्पियर, इतनी धारा हमारा जो है इस रेजिस्टेंस में भेजी जाएगी, लोड रेजिस्टेंस। अब इसमें भी समांतर क्रम, इस तरीके से श्रेणी क्रम संयोजन में दो स्थितियां थीं, यहाँ भी दो स्थितियां हैं, देख सकते हैं। तो हम लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन में जो बेस्ट स्थिति क्या प्राप्त हुई थी, जब आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तब हमको अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। और यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ भी दो स्थितियाँ दी हुई हैं। प्रथम स्थिति में वही जब स्मॉल r जो है ये परिपथ के रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, परिस्थिति में बहुत छोटा हो, तब क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात यदि ये कैपिटल R से स्मॉल r बहुत कम हो तो NR जो होता है, NR की तुलना में R को हम लोग छोड़ देंगे, इस R को छोड़ देंगे। तो यहाँ इस फॉर्मूले में इस R को छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा माना गया है। तो क्या होगा, अब I बराबर NE/NR हो जाएगा। कट करेंगे, यहाँ पर धारा हमको कितनी, एक सेल के बराबर मिल रही है, अर्थात प्राप्त धारा एक सेल की धारा के बराबर है। अतः कम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरियों का समांतर में जोड़ने पर लाभ नहीं होता है। निष्कर्ष भी यही साथ में ही लिख दिया गया है। जैसे पहले वाली स्थिति में क्या था, निष्कर्ष को हम लोग बाद में लिखे थे, इसमें जो है निष्कर्ष पहले ही लिख दिया गया है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जिन बैटरियों का जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r छोटा होता है, यहाँ देख सकते हैं, उन बैटरियों के समांतर क्रम संयोजन में हमको कोई लाभ नहीं होता क्योंकि धारा केवल एक सेल की धारा के बराबर ही मिलती है। अब दूसरी स्थिति को हम लोग देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, जब ये स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध जो है ये बाह्य प्रतिरोध परिपथ के प्रतिरोध से जब बहुत बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हम लोग देखते हैं। देखिए जब ये स्मॉल r बहुत बड़ा है तो अर्थात R से R बहुत बड़ा हो तो ये स्मॉल r की तुलना में NR को छोड़ देंगे। जब इसमें छोड़ देंगे तो देखिए इस NR को जब हम लोग छोड़ेंगे तब सर्किट में क्या बचेगा, NE और नीचे बचेगा R। तो यही पर यहाँ लिखा हुआ है I बराबर NE
अपॉन स्मॉल आर, जो कि ई बाई आर ये वाली स्थिति का एक सेल की धारा की तुलना में क्या है, n गुनी है। अतः समांतर क्रम में जुड़े सेलों का आंतरिक प्रतिरोध यदि परिपथ के प्रतिरोध से बड़ा होगा तो प्राप्त धारा एक सेल की धारा की n गुनी होगी। यहाँ पर देखिए जो श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोगों को स्थिति मिली थी उसका जस्ट विपरीत मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, यदि R जो है बहुत अधिक होगा समांतर क्रम संयोजन में, इंटरनल R बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो बहुत अधिक होगा, तब हमको धारा n गुनी मिल रही है। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, जब R छोटा था, ये इंटरनल R छोटा था, तब धारा हमको n गुनी मिल रही थी। तो ये दोनों स्थितियां एक दूसरे के विपरीत हैं। और यहाँ फॉर्मूले में भी देख सकते हैं ये n का, यहाँ ऊपर तो n ही, उसमें भी n ही था, और नीचे पर यहाँ जो n का गुणा हुआ है ये कैपिटल वाले में हुआ है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हुआ था, स्मॉल वाले में जो है n का गुणा हुआ था। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं, देखिए n का गुणा इसमें हुआ था, बाकी सब ये ऊपर वाला सेम था। अब पैरेलल क्रम में क्या हुआ, n का गुणा ये कैपिटल R में हो गया। ठीक, तो ये लगभग एक दूसरे का विपरीत है। आगे वाला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। देखिए दोस्तों, सेलों का जो मिश्रित क्रम संयोजन होता है उसमें जो है हम लोग पहले कुछ सेलों को जो है श्रेणी क्रम में संयोजित कर लेते हैं, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके अलग रख लेते हैं, और फिर कुछ सेलों को और श्रेणी क्रम में संयोजित करके, ऐसे करके 3-4 लाइन बना लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जो है 3-4 लाइन, या उसको हम लोग अपने टेक्निकल भाषा में कह लें रो, 3-4 रो बना लेते हैं, जिसको पंक्ति भी कहते हैं, बना लेते हैं। अब इन पंक्तियों को जो है, टोटल पंक्तियों को अब पैरेलल में जोड़ देते हैं, उन्हीं को जो है हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। इस संयोजन में सबसे पहले कुछ सेलों को श्रेणी में जोड़कर अनेक पंक्ति बना ली जाती है, और प्रत्येक पंक्ति में बैटरों की संख्या समान होती है। देखिए मिश्रित क्रम संयोजन कुछ इस तरीके का होता है। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, कुछ सेलों को जो है पहले श्रेणी क्रम में संयोजित कर लिया गया। इसका प्लस जो है ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। यदि हम इतने भाग को देखें, देखिए यहाँ पर कुछ बैटरियों को पहले क्या किया गया है, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। इसी प्रकार इसमें भी कुछ बैटरियों को पहले श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। इसी प्रकार देखिए यहाँ डॉटेड कर दिया गया है। इसी प्रकार बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, इनको जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करके यहाँ पर रख दिया गया। अब जो है क्या हुआ, अब ये जो अरेंजमेंट प्राप्त हुआ, इन सारे के सारे अरेंजमेंट को जो है पैरेलल में जोड़ दिया गया। देखिए सभी के, ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे, ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे, ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे, ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल इससे, सारे के सारे निगेटिव टर्मिनल को एक बिंदु पर जोड़ दिया गया। ये हमारा हो गया सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। हमको ये मिश्रित क्रम संयोजन हम लोग क्यों करते हैं, इसको जान लेते हैं। ये बात यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन आप लोग सुन लीजिए, अपने नोट्स में लिख भी लीजिएगा। मिश्रित क्रम संयोजन जो है, हम लोग सबसे पहले मिश्रित क्रम संयोजन क्यों करते हैं, इसको जानने के लिए, इसको जानने से पहले जो है हम लोग सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पर एक नज़र फिर से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग क्यों करते थे, क्योंकि हमको वोल्टता हाई चाहिए थी और करंट कम चाहिए थी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, श्रेणी क्रम संयोजन करते थे। और समांतर क्रम संयोजन में हम लोग क्या करते थे, समांतर क्रम संयोजन में हम लोग करते थे जब हमको करंट हाई चाहिए और वोल्टेज सेम चाहिए, तो हम लोग समांतर क्रम संयोजन करते थे। और मिश्रित क्रम संयोजन इसलिए किया जाता है जब हमको वोल्टेज भी हाई चाहिए और करंट भी हाई चाहिए, तब जो है हम लोग मिश्रित क्रम संयोजन करते हैं। ये 3 स्थितियां हैं, तीनों अलग अलग स्थितियों में यूज की जाती हैं। अतः इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये मैं ओरली बता दे रहा हूँ। देखिए
अब मिश्रित क्रम संयोजन में जो हमको फॉर्मूला मिलेगा, ये वाई रेजिस्टेंस को जो है, ये जिसको हम लोग परिपथ का रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको कितनी करंट मिलेगी, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए यहाँ पर ये बात लिखा हुआ कि माना n सेल में माना n सेल से पंक्ति बनी है तथा कुल m पंक्तियाँ हैं। देखिए इनमें केवल जो टोटल सेल इन पंक्ति में, एक पंक्ति में n सेल जुड़े हुए हैं और ऐसी ही कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस में जो ये वाह रेजिस्टेंस में जो करंट मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, I बराबर MNE अपान MR प्लस NR एम्पियर। अर्थात ये क्या है, पंक्ति की संख्या है और ये क्या है, एक पंक्ति में सेलों की संख्या है और ये एक सेल का विद्युत वाहक बल है। फिर ये क्या है, जो कैपिटल R में गुणा हुआ, ये पंक्तियों की संख्या गुणा हुई है और ये स्मॉल r में सेलों की संख्या गुणा हुई है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है, देखिए कल ही मैंने बताया था कि जो है सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से ही बैटरी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर स्टोरेज बैटरी क्या होती हैं, अब हम लोग इसको अगले लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। तो ये अगर वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।